ओके, तो आप अगर ध्यान देंगे तो आज हम क्या स्टार्ट करने वाले हैं। आपने इसके पहले क्या पढ़ लिया था, पहले मुझे ये बताओ। इसके पहले एक लॉ पढ़ा था, लॉ का नाम क्या था, लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शंस। उस लॉ के अंदर आपने क्या सीखा था कि सर जैसे जैसे हम फिक्स्ड और वेरिएबल फैक्टर्स के रेशियो को बढ़ाएंगे, जिसमें एक फैक्टर हमारा क्या रहेगा, फिक्स रहेगा, और हमने उस फैक्टर को क्या मान लिया था, लैंड, बिकॉज आफ्टर ऑल लैंड इज अ फिक्स्ड फैक्टर। बात समझ आ रही है। और दूसरे वाले फैक्टर को लगातार हम इंक्रीज करेंगे, वो क्या था, लेबर। और जो फैक्टर हमारा इंक्रीज हो रहा है वो जाहिर सी बात है कि फिक्स्ड फैक्टर नहीं हो सकता, वो फैक्टर था वेरिएबल फैक्टर। सर जैसे जैसे आप, असल में ये जो लॉ है ना, ये वेरिएबल जो फैक्टर है उसी के ऊपर है, क्योंकि फिक्स जो फैक्टर है वो तो आप सर चाहे कितना भी आउटपुट बना लो, है ना, कुछ भी कर लो, फिक्स फैक्टर हमेशा फिक्स रहेगा शॉर्ट रन के अंदर। और ये पूरा चैप्टर शॉर्ट रन की बात करता है, लॉन्ग रन के बारे में आपसे बात नहीं करेगा, ये आप भी जानते हो। तो सर जैसे जैसे हम किसी एक फैक्टर को लगातार इंक्रीज करते हैं, जिसको हमने लेबर मान लिया था, क्या होता है सर, टीपी स्टार्टिंग के फेज में इंक्रीजिंग रेट से बढ़ेगा, उसके बाद डिमिनिशिंग रेट से बढ़ेगा, और फाइनली वो फिर फॉल करेगा। और मैंने आपको लास्ट क्लास में ये कॉज दिया था इसके पीछे का, कि टीपी का इस तरह का बिहेवियर क्यों है, तो उसके पीछे कौन था, एमपी था। भाई पहले फेज के अंदर टीपी हमारा इंक्रीजिंग रेट से क्यों बढ़ता है, क्योंकि एमपी पहले फेज में बढ़ता है, राइज करता है। सेकंड फेज में क्या होता है सर, टीपी हमारा डिक्रीजिंग रेट से बढ़ता है, क्यों बढ़ता है फिर वो, क्योंकि सेकंड फेज में एमपी हमारा फॉल करता है, हाँ या ना। और वो सेकंड फेज ही है जिसमें हमारा एमपी गिरते गिरते कहां पहुंचता है, जीरो पे। एमपी कभी मैक्सिमम नहीं होता, क्या, गिरते गिरते जीरो पर आता है, और जहां पर वो जीरो होगा उस वाली स्टेज पर, उसी पॉइंट पर टीपी क्या होगा, अपने मैक्सिमम पर पहुंचे। थर्ड फेज क्या था सर, टीपी फॉल्स। टीपी कभी नेगेटिव नहीं होगा, लेकिन टीपी फॉल कर रहा है क्योंकि एमपी उस स्टेज में नेगेटिव हो गया। यहां तक बात समझ में आती है, आगे बढ़ सकते हैं। आपको पता है आज हम क्या पढ़ने वाले हैं सर, आपने बोला कि एलवीपी जो लॉ है उसके तीन तरह के क्या होते हैं, फेजेस। पहले वाले फेज का नाम जानते हो, इंक्रीजिंग रिटर्न्स टू अ फैक्टर, डिमिनिशिंग रिटर्न्स टू अ फैक्टर, नेगेटिव रिटर्न्स टू अ फैक्टर। क्वेश्चन है सर ये पहले फेज के अंदर टीपी का इंक्रीजिंग रेट से बढ़ना क्यों होता है, सवाल तो यही है, वही पढ़ने वाले हैं। सेकंड फेज में क्या था, डिक्रीजिंग रेट से बढ़ना, किसका, टीपी का, क्यों, ये लिखा। और लास्ट क्या था, टीपी का आखिरी फेज में गिरना, क्यों गिरता है, नेगेटिव रिटर्न्स। कॉज क्या है, उन्हीं को पढ़ने वाले हैं आज। भाई ये लॉ आखिर ऑपरेट क्यों होता है ऐसे, कि पहले टीपी इंक्रीजिंग रेट से बढ़ता है, उसके बाद डिक्रीजिंग रेट से बढ़ेगा, और फिर फाइनली थर्ड फेज के अंदर फॉल करेगा। क्यों, ऐसा क्यों होता है, तो वो तीन अलग अलग जो उसके क्या थे, स्टेजेस हैं, जो क्या थे उसके, बोलो फेजेस थे, उसके कॉज लिखे पड़े। जरा ध्यान देना, क्या लिखा है, रीजंस फॉर द ऑपरेशन ऑफ लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शंस। एलवीपी ऑपरेट क्यों करता है ऐसे, पहले फेज में एमपी बढ़ेगा, भाई क्यों बढ़ेगा, सेकंड फेज में एमपी फॉल करेगा, क्यों करेगा, थर्ड फेज में एमपी नेगेटिव हो जाएगा, क्यों हो जाएगा, यही पढ़ने वाले हैं। और मैंने पहले भी क्लियर किया था कि वो तीनों फेजेस के नाम टीपी को देखकर नहीं, एमपी को देखकर रखे गए हैं, क्योंकि किसी भी स्टेज में टीपी हमारा नेगेटिव नहीं होता। नेगेटिव क्या हो रहा है, एमपी होता है। और देख लो एक स्टेज का नाम क्या लिखा था यहाँ पे, नेगेटिव रिटर्न्स टू अ फैक्टर। इसका मतलब है कि ये एमपी को देखकर तीनों नाम रखे गए हैं फेजेस के। बात समझ में आ रही है, जरा पढ़ना क्या लिखा है, रीजंस फॉर इंक्रीजिंग रिटर्न्स टू अ फैक्टर, IRF। मतलब क्या इस बात का, कि सर पहले फेज के अंदर टीपी इंक्रीजिंग रेट से क्यों बढ़ता है। जरा पढ़ना क्या लिखा है, बेटर यूटिलाइजेशन ऑफ द फिक्स्ड फैक्टर। अच्छा एक बात बताओ, आपके पास एक मशीनरी है, क्या है, एक मशीनरी है, उस पर लेबर काम करती है, मैक्सिमम लेबर उसके ऊपर 4 काम कर सकती है। मशीनरी इसमें क्या है, फिक्स्ड फैक्टर, लेबर क्या है इसमें, वेरिएबल फैक्टर। इस पूरे कॉन्टेक्स्ट को मैं शॉर्ट रन में ही बात करूंगा, क्योंकि शॉर्ट रन ही वो टाइम पीरियड है जिसमें कुछ फैक्टर फिक्स होंगे, कुछ फैक्टर वेरिएबल होंगे। क्योंकि अगर मैं लॉन्ग रन की बात करता तो सर लॉन्ग रन में कोई फैक्टर
फिक्स्ड नहीं होता, हर फैक्टर वेरिएबल बन जाता है। इसका मतलब है कि लॉन्ग रन एक वो टाइम पीरियड है सर जिसके अंदर आप अपने फिक्स्ड फैक्टर को भी इंक्रीज करके अपना आउटपुट बढ़ा सकते हो। समझ आया? तो कहने का मैं क्यों बार बार बोल रहा हूं शॉर्ट रन शॉर्ट रन शॉर्ट रन, ताकि आपके दिमाग के अंदर ये कॉन्सेप्ट बैठ जाए अच्छे से कि सर ये पूरा चैप्टर, ये पूरा लॉ शॉर्ट रन के ऊपर ही ऑपरेट होगा। तभी हम एक फैक्टर को फिक्स मान रहे हैं और एक को वेरिएबल। अगर ये लॉ में किस में स्टडी कर रहा होता लॉन्ग रन में, तो सर पहली बात यह है कि मैं उसमें फिक्स्ड फैक्टर का कोई कॉलम बनाता ही नहीं, क्योंकि उसमें कोई फैक्टर फिक्स ही नहीं होता। ये क्लियर हुआ नहीं हुआ? मैंने आपको एग्जांपल क्या दिया था सर, एक मशीनरी है और उसके ऊपर 4 लेबर काम कर सकती हैं, कर रही है, ये नहीं बोला, काम कर सकती हैं। इसका मतलब क्या है कि सर वो जो मशीनरी है ना, वो कितने लेबरों को झेल सकती है? मैक्सिमम 4 लेबर। अरे बोलो बोलो भाई, हाँ है ना? आपने पहला लेबर लगाया, मशीनरी अच्छा कमा के देगी, आउटपुट अच्छा बना के देगी। हाँ, आपने सेकंड लेबर लगाया, आपने थर्ड लेबर लगाया। ये बताओ कि आपका जो टीपी है वो कौन से रेट से बढ़ना चाहिए? इंक्रीजिंग रेट से। क्यों? क्यों सर? क्योंकि धीरे धीरे आप अपने फिक्स फैक्टर का अच्छे से इस्तेमाल कर रहे हो। उस पे 4 लोगों की जगह खाली है, अभी तो एक ही काम कर रहा है, सेकंड भी आ गया, क्या थर्ड भी आ गया। धीरे धीरे उसके हर एक पार्ट क्या हो रहे हैं? ऑक्यूपाई हो रहे हैं, अच्छे से क्या हो रहे हैं? यूटिलाइज हो पा रहे हैं सर, इसलिए वो ज्यादा बना के देगा। बात समझ नहीं आ रही है? थोड़ा दिमाग लगाओ। नहीं है ये? और फिक्स्ड फैक्टर की बात करेंगे इसके अंदर, क्योंकि हम बात कर रहे हैं किसके बारे में? मशीनरी के बारे में। मशीनरी के अगर 4 खाने थे, उस पर अगर एक लेबर काम करेगा तो इसका मतलब है कि सर चारों काम वो अकेला लेबर कर रहा होगा। फिर आपने एक लेबर और रख ली, अब वो 2 लेबर मिलके 4 काम कर रहे होंगे। आपने थर्ड लेबर रख ली, अब सबके ऊपर लोड क्या हो रहा है? कम हो रहा है। आप अपने फिक्स फैक्टर का अच्छे से इस्तेमाल कर पा रहे हो सर। आए ना? कम टाइम में आउटपुट ज्यादा निकाल कर देगा ना वो आपको। बात समझ नहीं आ रही है? पढ़ना क्या लिखा है? इंक्रीज्ड एफिशिएंसी ऑफ द वेरिएबल फैक्टर। क्या मतलब है कहने का इसका? पहले फेज में टीपी इंक्रीजिंग रेट से बढ़ेगा। भाई क्यों बढ़ेगा? क्योंकि सर ये वही स्टेज है, पहली वाली स्टेज ही है जिसके अंदर बोलो क्या लिखा था? वेरिएबल फैक्टर अपनी एफिशिएंसी को गेन कर रहे होते हैं। कैसे? एफिशिएंसी का मतलब क्या होता है सर? अपने काम में एक्सपर्ट हो रहे होते हैं, स्पेशलिस्ट। कैसे? मेरे एग्जाम्पल को फिर से एक बार सुनना। मशीनरी थी, उस पर 4 खाने हैं, मतलब उस पर 4 लेबर काम कर सकती है। अभी आपने खाली 1 लगाई, फिर आपने 2 लगाई, फिर आपने, अब क्या मानते हो कि अगर चौथी लेबर भी आपने उसके ऊपर लगा दी, अब हर कोई सिर्फ अपने अपने काम पर ध्यान देगा? जहां पहले सिर्फ 1 लेबर काम कर रही थी, वो 1 लेबर पहले चारों कामों पर ध्यान दे रही थी, तो एफिशिएंसी पहले उसकी कुछ थी ही नहीं। मतलब उसे सारे काम तो करने आ रहे थे, लेकिन वो एक्सपर्ट किसी में नहीं था। लेकिन अब हर कोई अपना अपना डिपार्टमेंट संभाल रहा है, तो हर कोई अपने अपने डिपार्टमेंट में एक्सपर्ट बनेगा, जिसकी वजह से आउटपुट में एफिशिएंसी आएगी। बात समझ नहीं आ रही है? इसको एक ऐसे एग्जांपल से देखो। एक टीचर आपके स्कूल में है जो आपको अकाउंटेंसी पढ़ाता है, आपको बीएसटी पढ़ाता है और आपको इकोनॉमिक्स पढ़ाता है, क्योंकि टीचर की वैकेंसी तो है लेकिन फिलहाल कोई टीचर आया नहीं है। तो उस टीचर को मजबूरी में तीनों चीजें पढ़ानी पड़ रही हैं। क्या मानते हो कि किसी एक पर फोकस कर पाएगा वो? नहीं ना। अब 2 टीचर आ गए, एक को मिल गई बीएसटी, एक को मिल गई अकाउंटेंसी। क्या मानते हो कि अब 3 लेबर आ चुकी हैं? अब हर कोई अपने अपने काम में एक्सपर्ट होगा, क्योंकि अब अकाउंटेंसी वाला सिर्फ और सिर्फ अकाउंट्स पर ही फोकस करेगा, बीएसटी वाला सिर्फ, इको वाला सिर्फ। तो हर कोई अपने अपने काम में एक्सपर्ट बन जाएगा, आउटपुट अच्छा निकाल के देंगे आपको। बात समझ आई? एक टीचर को तीनों चारों चीजें आती होंगी, इसका ही मतलब नहीं है कि स्कूल वाले उससे वो चारों चीजें पढ़वाएं, क्योंकि आता होगा लेकिन एक्सपर्ट किसी में नहीं बन पाएगा वो। बात समझ आ रही है? तो गलती उसकी नहीं है, टीचर की इसमें गलती नहीं है, गलती इसमें स्कूल की है। ये क्लियर हुआ? मेरे वो जो मैंने आपको मशीनरी का एग्जांपल दिया था ना, थोड़ा उसको ध्यान रखना, बस उसी को हम लोग बात करेंगे। जरा पढ़ना। सर क्यों होता है ऐसा कि टीपी पहली स्टेज के अंदर लगातार इंक्रीजिंग रेट से बढ़ रहा होता है? सर क्योंकि आप भले ही किसको बढ़ा रहे हो? लेबर को बढ़ा रहे हो, लेकिन क्या नहीं बढ़ सकती? क्या डिवाइड नहीं हो सकती? मशीनरी।
क्योंकि वो डिवाइड नहीं हो सकती, इसलिए लेबर को बढ़ा बढ़ा के आप उसको अच्छे से बोलो इस्तेमाल कर रही होगी। अगर लेबर के साथ साथ क्या भी बढ़ रही होती मशीनरी, तो सर आप कभी भी अपने फिक्स फैक्टर का अच्छे से इस्तेमाल नहीं कर पाते, क्योंकि यहां से लेबर बढ़ रही है, वहां से मशीनरी बढ़ रही है, तो मशीनरी पूरी तरह से इस्तेमाल कहां हो रही होगी। बात समझ आ रहा है? जरा पढ़ना क्या लिखा है। ये आपको पॉइंट हुए क्लियर कि पहले फेज के अंदर एमपी इंक्रीज क्यों होता है, और अगर एमपी इंक्रीज होगा तो टीपी इंक्रीजिंग रेट से बढ़ेगा, ये आप जान चुके हो। दराना इसके ऊपर क्या लिखा है, रीजंस फॉर डिमिनिशिंग रिटर्न्स टू अ फैक्टर। इसका मतलब जानते हो क्या है सर, सेकंड स्टेज की बात हो रही है। सेकंड फेज के अंदर क्या होता है बोलो सर, टीपी डिक्रीजिंग रेट से बढ़ता है, बढ़ता तो है लेकिन अब उसका बढ़ने का जो रेट है, दर है, वो कम हो जाएगी पहले से। इसका मतलब है कि एमपी विल स्टार्ट फॉलोइंग। क्या बोला, सेकंड फेज में क्या होता है, पहला टीपी डिक्रीजिंग रेट से बढ़ेगा और एमपी फॉल करेगा। बात समझ आया? कभी भी ये गलती मत करना एग्जाम्स के अंदर, एमपी कभी सेकंड स्टेज में नेगेटिव नहीं होता, एमपी हमेशा थर्ड स्टेज में नेगेटिव होगा। आप बताओ व्हेन एमपी इज इक्वल टू 0, तो वो स्टेज कौन सी है, पहली है, दूसरी है, तीसरी है? दूसरी, सेकंड, थर्ड। थर्ड कैसे, थर्ड कैसे? आपने क्या सीखा है, एमपी थर्ड स्टेज में क्या होता है, नेगेटिव, एंड 0 इज नॉट अ नेगेटिव वैल्यू। 0 एकमात्र ऐसा नंबर है पूरी मैथ्स के अंदर सर जिसके ऊपर कोई साइन नहीं होता, ना प्लस का ना माइनस का, ये आपको ध्यान रखना है। बात समझ आ रही है? हाँ जी, सेकंड फेज में एमपी फॉल करेगा। अबे क्यों करेगा, आओ देखें, बढ़ना क्या लिखा है, ऑप्टिमम कॉम्बिनेशन ऑफ द फैक्टर्स। आपने 4 लेबर लगा रखी थी, तो आप कहां पर थे, फर्स्ट फेज में थे। सेकंड फेज में क्यों आ गए आप, सर क्योंकि अब आपने जगह 4 खाली है, आपने 5वीं लेबर लगा दी। क्या होगा, क्या होगा सर, क्या लिखा है, ऑप्टिमम कॉम्बिनेशन वो सेकंड स्टेज में अचीव कर चुका है, तभी तो आपका टीपी सेकंड स्टेज में क्या होता है, मैक्सिमम होता है। अबे क्या भांग का नशा कर रखा है क्या, बोल क्या रहा हूं मैं, सेकंड स्टेज में टीपी क्या होता है, मैक्सिमम होता है। क्यों होता है, क्योंकि सर सेकंड स्टेज के अंदर आप अपने फैक्टर का प्रॉपर कॉम्बिनेशन अचीव कर चुके होते हो। 4 खाने खाली थे, 4 लोग काम कर रहे हैं। व्हाट इज द कॉम्बिनेशन, 4:4, बिल्कुल सही है कॉम्बिनेशन, इसलिए आपका इसमें अचीव हो चुका है सर। दैट्स व्हाई योर टीपी इज मैक्सिमम इन द सेकंड स्टेज। क्लियर नहीं हो रहा है? पढ़ना क्या लिखा है? हाँ सर, क्वेश्चन अभी भी हमारे मन में है कि सेकंड फेज में टीपी डिक्रीजिंग रेट से क्यों बढ़ता है, या एमपी फॉल क्यों करता है। जरा पढ़ना क्या लिखा है सर, अब आप अपने फिक्स फैक्टर का हद से ज्यादा इस्तेमाल कर रहे हो। भाई जगह 4 खाली, तुमने 5 लेबर लगा रखी, इसका मतलब जानते हो क्या है, देखो। अच्छा ये बताओ, 5वीं लेबर का काम क्या होगा जब वहां पे खाने ही 4 है, 4 लोग काम वहां पे कर तो रहे हैं, 5वीं लेबर क्या करेगी सर, उसको इसलिए रखा गया है ताकि अगर कोई लेबर छुट्टी पे होता, अगर एब्सेंट हो जाए, तो वो 5वां लेबर चौथे वाले की जगह पे आके काम को संभाल ले। उसने अच्छा सोचा, किसने, बिजनेसमैन ने। लेकिन जरा देखो, हद से ज्यादा इस्तेमाल नहीं हो आपकी मशीनरी होगी सर। अगर वो लेबर एक दिन ना आता तो एटलीस्ट मशीनरी का एक खाना खाली होता, एटलीस्ट मशीनरी को कुछ तो रेस्ट मिलता। अब तो वो लगातार 24/7 काम कर रही है, पूरे 365 दिन लगातार ही काम कर रही है, नहीं है? मतलब क्या है इसका सर, फिक्स फैक्टर का ज्यादा इस्तेमाल कर रहे हो आप, उसकी लाइफ बढ़ेगी पहले से या और कम हो जाएगी, और कम हो जाएगी भाई। और जब उसकी लाइफ कम हो जाएगी ना, तो क्या होगा, आउटपुट पहले से कम निकाल के देगी तुम्हें। नहीं होता ऐसा? बताओ भाई। कहते हैं कि अगर कार को भी लगातार ड्राइव करो ना, लगातार करते रहो करते रहो करते रहो, तो उसका इंजन गर्म हो जाता है, फिर उसको ठंडा करने के लिए उसमें पानी गिरना पड़ता है। नहीं है ऐसा? इसका मतलब है कि सर अगर 5 लेबर काम कर रही है, तो मतलब है कि मशीनरी के किसी पार्ट को कभी भी रेस्ट नहीं मिलने वाला, और उसका लाइफ धीरे धीरे कम होता रहेगा, जिसकी वजह से आउटपुट पहले से कम मिलना शुरू हो जाएगा। पॉइंट क्लियर नहीं हो रहा है? जरा पढ़ना क्या लिखा है, क्या लिखा है, इम्परफेक्ट कॉम्बिनेशन, एक ही बात है। क्या लिखा है, पढ़ो क्या लिखा है, मतलब क्या होता है इसका, कॉम्बिनेशंस। 4:4 was the best, 4:5 इम्परफेक्ट। और जहां ये रेशियो आपने खराब कर दिया सर, ऑटोमेटिकली आपका टीपी डिक्रीजिंग रेट से बढ़ेगा। मानते हैं कि सेकंड स्टेज के अंदर आपको लॉस नहीं हो रहा है,
लॉस नहीं हो रहा है। लॉस कब होगा? जब टीपी फॉल करेगा। और सेकंड स्टेज के अंदर टीपी कभी फॉल नहीं करता, बढ़ेगा भले ही लेकिन डिक्रीजिंग रेट से बढ़ेगा, लेकिन बढ़ तो रहा है। बात समझ आ रही है? आपने पिछली क्लास में जब मैंने आपसे कहा था तो आपने मुझे इसका जवाब दिया था कि सर हर बिजनेसमैन, हर एक प्रोड्यूसर अपने आप को सेकंड स्टेज तक लेके जाने की सोचेगा, क्योंकि उसका टीपी मैक्सिमम सेकंड स्टेज में ही होता है, पहली स्टेज में जाके अपने आप को नहीं रोकेगा। बात समझ आ रही है? बताओ आप क्या पढ़ने वाले हो? तीसरी स्टेज। सर ये एमपी नेगेटिव क्यों होता है? अगर हम हद से ज्यादा लेबर्स लगा दें किस पे? एक मशीनरी पे, तो सर हमारा टीपी सीधा फॉल करेगा, हमारा एमपी क्या हो जाएगा? नेगेटिव हो जाएगा। इसका मतलब जानते हो क्या होता है? एमपी के नेगेटिव का मतलब क्या है? एमपी नेगेटिव हो गया, इसका मतलब जानते हो क्या है? वो जो तुमने एक्स्ट्रा लेबर लगा दी ना सर, उल्टा अब वो तुम्हें कुछ कमा के नहीं दे रहा, उल्टा तुम्हारा नुकसान कर रहा है, तभी आपका टीपी फॉल कर रहा है। और कोई भी बिजनेसमैन तीसरी वाली स्टेज में जाने की सोचता भी नहीं है, क्योंकि थर्ड स्टेज के अंदर दो काम हो रहे हैं जो बहुत ही बेकार है। पहला एमपी नेगेटिव हो रहा है, दूसरा टीपी फॉल कर रहा है। इसलिए अपने आप को वो सेकंड स्टेज में जाके रोक लेता है कि यहाँ टीपी मेरा मैक्सिमम हो गया, भाई इसके आगे मुझे जाना ही नहीं है। बात समझ आ रही है? सर वाई एमपी इज नेगेटिव इन द थर्ड स्टेज? पढ़ना क्या लिखा है? लिमिटेशन ऑफ द फिक्स फैक्टर। सर आप किसको बढ़ा सकते हो अपनी इच्छा से? वेरिएबल फैक्टर को, लेकिन क्या नहीं बढ़ सकता? उसकी क्या है? लिमिटेशन है। बात समझ आ रही है? आपने वहां पे 5 लेबर लगा दी, 6 लगा दी, 7 लगा दी, लगा दो कोई बात नहीं, लेकिन मशीनरी पे उतने सारे पार्ट्स कहां से लेकर आओगे? वहां तो मैक्सिमम 4 पार्टियां बस। अब तुम उसमें लेबर 4 लगाओ, 8 लगाओ, 12 लगाओ, 4 के बाद जो भी लेबर उस पर आ रही है काम करने के लिए, सर वो सिर्फ आपको नुकसान बना के देगी। बात समझ आ रही है? जरा पढ़ना क्या लिखा है? पुअर कोऑर्डिनेशन बिटवीन फिक्स्ड एंड वेरिएबल। अब कोई तालमेल बैठ ही नहीं पाएगा फिक्स्ड और वेरिएबल फैक्टर के बीच में। क्यों? सर कहां 4 की जगह है, कहां उस पर 8 लोग काम कर रहे हैं। मैक्सिमम कितने लोग उस पर काम कर सकते हैं? 4, बाकी 4 इसका मतलब है खाली बैठेंगे, खाली बैठेंगे। और अगर खाली बैठेंगे तो टाइम पास के लिए गप्पे हाँकेंगे, और गप्पे हाँकेंगे तो उस गप्पों के अंदर उनको भी शामिल करने की कोशिश करेंगे जो काम कर रहे हैं। नहीं है भाई? 4 आदमी हैं, काम कर रहे हैं, काम में बिजी हैं, उनमें से अगर एक भी खाली है ना तो वो बात बात पे कोई ना कोई जोक मारता रहेगा, बाकी लोग उसकी बात को सुन सुन के हंसेंगे, उनका दिमाग हटेगा। नहीं है? देखो उसको हंसी आ रही बेशरम को, है ना? है कह रहा हाँ बेशरम हूं मैं, चलो। नहीं अब तो बोल दिया आपने, अब देखो बेइज्जती होनी थी, वो हो चुकी, कोई बात नहीं। जिंदगी में हर चीज इंसान के साथ होनी चाहिए, और मैंने आपको दिया ही तो है, कुछ आपसे लिया थोड़ी ना है, ठीक है ना भाई? मैंने आपकी इंसल्ट कर रही है तो क्या हो गया? अच्छी बात है। तो हाँ कह रहा है कि पढ़ना क्या लिखा है? डिक्रीज इन एफिशिएंसी ऑफ द वेरिएबल फैक्टर। मतलब क्या है इसका? सर तीसरी स्टेज में क्या होता है? अब तक जो आपका वेरिएबल फैक्टर अपने काम में क्या हो गया था? एफिशिएंट हो गया था। अब वही वेरिएबल फैक्टर क्या हो गया है? इनएफिशिएंट हो गया। अच्छा क्यों हो गया ये बताओ ना? वेरिएबल फैक्टर इनएफिशिएंट क्यों हो गया है? 4 से ज्यादा जो है उसमें आपकी लेबर काम कर रही है, तो उसमें एफिशिएंसी उनकी कम कैसे हो जाएगी ये तो बता दो। चलो मैं आपसे एक बात पूछता हूं, जो 4 लेबर थी उनकी तो जगह मेरे ख्याल से उसमें उसमें कैसी है? हाँ पक्की है? नहीं, ये अपने में काम करता है, ये अपने में, ये अपने में, ये अपने में। आपने 2 लेबर एक्स्ट्रा लगा रखी थी कि अगर इनमें से कोई क्या होता है? एब्सेंट होता है, तो मैं इनको भी यहां पर जो है लगा सकता हूं। आपने अपना दिमाग इस्तेमाल किया, लेकिन हुआ कुछ और ही। अच्छा क्या ये जो 4 की मैं बात कर रहा हूं जिनकी परमानेंट जॉब है, क्या ऐसा होगा कि ये 15-15 दिन नहीं आएंगे? ऐसा तो नहीं होगा। एक दिन नहीं आया ये वाला तो सर आपने इसको लगा दिया, फिर अगले दिन ये आ गया, वापस काम पे लग गया, फिर से ये खाली हो गया। ये अपने काम में क्या कभी एफिशिएंट हो पाएगा? सर क्योंकि ये कभी कभी काम कर रहा है। कौन है आपका एफिशिएंट ज्यादा? ये वाला है। ये क्या है? उतना एफिशिएंट क्योंकि ये कभी कभी काम कर रहा है। इससे क्या होगा? लेबरों की एफिशिएंसी डिक्रीज होगी सर, जिसकी वजह से आपका टीपी सीधा फॉल करेगा। पॉइंट क्लियर हुआ? एक बार ध्यान से देखो, अगर कोई चीज ऐसी लगती है कि समझ में नहीं आई तो पूछिए, वरना फिर आगे देखते हैं। 2 मिनट देखो जल्दी से। सही है? पक्का?
आगे बढ़े, इस तरफ कर रहा हूं, पूछना कुछ है? देखो आपकी जो बुक है उसमें अगला जो टॉपिक का नाम लिखा हुआ है वो क्या लिखा है, थोड़ा देखेंगे, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न्स। पढ़ा? निकालो जरा एक बार अपनी बुक चेक करो, पढ़ो क्या लिखा है। लॉ ऑफ, लिखा है क्या, लिखा है बोलो, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न्स। अच्छा मतलब क्या है इसका? करे कुछ नहीं है, एलवीपी का सेकंड फेज है। सेकंड फेज में क्या था? एमपी फॉल करता है सर, नहीं है, ये उसी का जिक्र कर रहा है। जरा पढ़ना क्या लिखा है। लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न स्टेट्स दैट व्हेन मोर एंड मोर यूनिट्स ऑफ द वेरिएबल फैक्टर आर एम्प्लॉयड विद अ फिक्स्ड फैक्टर देन एमपी ऑफ अ वेरिएबल फैक्टर मस्ट फॉल। आपने क्या सीखा था सर? एमपी के 3 फेज हैं। पहले फेज में इंक्रीज करता है, सेकंड फेज में डिक्रीज करता है, थर्ड फेज में नेगेटिव है। तो ये वाला लॉ कौन से वाले फेज से जुड़ा हुआ है? सेकंड फेज से, जिसमें आपका एमपी फॉल करता है। ये पढ़ाऊं या पढ़ लोगे अपने आप? तो जरा इसके अंदर टेबल है, जरा एक बार ध्यान देना, लिखा क्या है, देख गया टेबल? जरा देखिए, लॉ ऑफ क्या लिखा है? डिमिनिशिंग रिटर्न्स। सबसे पहले कॉलम में क्या लिखा हुआ है? फिक्स्ड फैक्टर, जो कि लैंड माना गया है। सेकंड में क्या लिखा है? वेरिएबल फैक्टर, जो कि लेबर माना गया है। टीपी और एमपी है। पहले क्या आ रहा है? टीपी 12, बोलो 12, 22, 30, 36 और 40। बात समझ आ रही है? एमपी क्या है? पढ़ो, 12, 10, 8, 6, 4। क्या देखा आपने सर? एमपी सिर्फ फॉल कर रहा है, जबकि आपने क्या सीखा है सर? एमपी के तो 3 फेज थे, इंक्रीज, डिक्रीज, नेगेटिव। इसमें ना तो इंक्रीज का जिक्र है ना नेगेटिव का जिक्र है, तो ये कौन सा फेज हुआ? सेकंड फेज नहीं हो गया? ध्यान से पढ़ो, क्या लिखा है? 12, 10, 8, 6, 4। कर लोगे इसे? अपने आप कर लोगे? ठीक है। देखो भाई, तो यहां पे आपका ये चैप्टर होता है ओवर, लेकिन एक इसमें कुछ और भी दिया हुआ है, ओ। इसके बारे में तो हमने पहले भी करी थी बात, टीपी और एमपी के बीच में रिलेशनशिप। देख गया? ये आपको आता है ना? हाँ, अब एक रह गया, अब बोलो क्या लिखा? रिलेशनशिप बिटवीन एपी एंड एमपी। सर एपी और एमपी के बीच में रिलेशनशिप क्या है? ठीक है ना, इसके बारे में भी हमको जो है बात करनी है, जो कि हम करेंगे नेक्स्ट क्लास के अंदर।